नमस्कार एंड वेलकम टू मार्स एकेडमी यूपीएससी विंग्स। स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं करंट अफेयर्स की सबसे भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक परीक्षा उपयोगी तैयारी। आज का विश्लेषण द हिंदू अखबार के आज के संस्करण पर आधारित है, जो यूपीएससी और आज का बेसिकली ज़्यादातर एडिटोरियल ही है, तो मेंस के दृष्टिकोण से ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू करंट अफेयर्स विश्लेषण। सबसे पहला जो खबर है वो टीआरएफ पाकिस्तान जो बेस्ड आतंकवादी ग्रुप है उसको लेकर है। इस आतंकवादी ग्रुप को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन की लिस्ट में शामिल कर दिया है। ये वही टीआरएफ है जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, और ये टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का फ्रंट और प्रॉक्सियर माना गया, ऐसा अमेरिका ने कहा। जैसे पाकिस्तान बता चुका है कि लश्कर ए तौयबा अब डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने अभी स्टेटमेंट दी और कहा कि नहीं, वो एक्टिव है और टीआरएफ फ्रंट पर है। भारत के लिए एक राजनयिक जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ को बैन करने की उम्मीद बढ़ती है, अमेरिका इसको सपोर्ट करता है। वो अपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स के लिस्ट है उनमें टीआरएफ को शामिल किया। टीआरएफ का पहले नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव लाया जाता था उसमें शामिल नहीं हुआ था। पाकिस्तान और P5 जो देश हैं, और जो P5 कहते हैं ना, तो इसमें चीन टांग अड़ाता है बीच में। हालांकि एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अमेरिका के हालिया बयानों और कार्यों से मिश्रित संकेत मिलते हैं। एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्ट है अमेरिका का, हमने उसमें टीआरएफ को शामिल कर दिया है। लेकिन उनकी दूसरी तरफ अगर बयानों को देखें तो अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की स्थिति को कई बार चुनौती दी। जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो बार बार दावा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हो रहे थे वो अमेरिका ने टाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए। ट्रंप के द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख, जो कौन है अभी, कोई मुनीर है, उसको लंच पे व्हाइट हाउस में बुलाना, उनकी प्रशंसा करना, यह भारत के लिए असहज संकेत है कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हम जो ये टीआरएफ है, जो फ्रंट ग्रुप है लश्कर ए तैयबा का, उसको हम फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ उसी देश के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाते हैं। अमेरिका ने मुंबई हमले के जो आरोपी हैं तहव्वुर राणा, इसके प्रत्यार्पण को तेज करके भारत को समर्थन का संकेत दिया था। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना, एक स्टेप, एक बिंदु, एक कॉमा, ये सब मायने रखता है। तो टीआरएफ को आतंकवाद की सूची में शामिल करना यह भारत के लिए निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिक जीत है, लेकिन असली चुनौती ये है कि पाकिस्तान को इन संगठनों का समर्थन बंद करने के लिए मजबूर करना। और आपको पता होगा कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी अभी, क्या उसको कहा जाए, सस्पेंड कर दिया है। भारत को डिप्लोमेटिक और लीगल प्रयास जारी रखने होंगे ताकि जस्टिस मिल सके और भविष्य में ऐसे हमले रोके जा सके। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत ने पूरी दुनिया में डिप्लोमेट्स भेजे, ये समझाने का प्रयास किया कि हमने जो स्टेप उठाए अगेंस्ट टेररिज्म, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अगर हमसे पूछा जाता तो हमने आतंकवादियों के खिलाफ। पाकिस्तान उसमें बीच में आ गया, वो बात अलग है, लेकिन भारत ने आतंकवादियों को निशाना बनाया। तो ये पहला न्यूज़ एंड ट्रांजिशन था कि जो टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लश्कर ए तोयबा का प्रॉक्सी वॉर करता है, मतलब फ्रंट पर काम करता है, वो अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अब ये बात आगे चलकर उठ सकती है कि हम आतंकवाद किसको कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा मुझे समय दें, तो
आतंकवाद एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें भय, हिंसा और विनाश के माध्यम से किसी राजनीतिक या धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, हिंसा के माध्यम से। और ये संगठित और पूर्व नियोजित होता है। जैसे लश्कर ए तोयबा एक संगठन है, ये पहले से प्री प्लान कर रखा था कि हमें ये जो टीआरएफ ग्रुप है इसको हमें भेजना है, कैसे एलओसी पास करवानी है, वहां जाके कैसे अटैक करना है, ये प्री प्लान था। तो इसको हम आतंकवादी हमला बोलते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि वहां के नागरिकों में डर का माहौल पैदा कर दिया जाए। अक्सर आपने ये चीज सुना होगा कि आतंकवादी है या नहीं, इसी पर रिपोर्ट करने में सरकार को कितने समय लग जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए, ये साबित करने के लिए कि आतंकवादी हमला है या नहीं। और जब सरकार डॉक्यूमेंट रिलीज करती है ना, तो आतंकवादी किसे कहते हैं, क्या होता है, वो डिफाइन करती है, तभी आप समझ पाओगे। तो ये आतंकवाद का मतलब है। दूसरा है, इंडिया कैन रिफॉर्म द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट। जो पिछला डिबेट हुआ वो किसी काम का नहीं था। भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया ग्लोबल लीडरशिप। 2022 के अंत तक चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आया। इससे लोगों के जीवन और नीतिगत चर्चाओं का हिस्सा बना। इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुए। फरवरी 2026 में भारत होस्ट करेगा, नई दिल्ली होस्ट करेगी। इससे पहले भी फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। और ब्रिटेन ने, अमेरिका ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया था। चीन ने समर्थन किया था। तो बिना ग्लोबल कंसेंसस के आप कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। तो इस लेख में इन्होंने बताया कि भारत को सिर्फ उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत ये दिखा सकता है कि एआई पर केवल कंपनियां नहीं, सरकारें भी समाज हित में निर्णय या नियंत्रण कर सकती है। और लिखने वाले का भी यही कहना है कि भाई सारी चीज प्राइवेट सेक्टर ही क्यों क्यों निर्धारित करेगा, क्या सरकार उसके सिर्फ पीछे पीछे चलेगी? भारत की भूमिका क्या हो सकती है? अगर आप नजर घुमा के देखो, तो अगर मैप दिखाने का मैं प्रयास करूं, तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से जब आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो ये पश्चिम एशिया है। अभी तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ईरान इसराइल के बीच में वॉर जैसे सिचुएशन बनी हुई है, कभी भी हो सकता है। इधर यूक्रेन और रूस में चल ही रहा है। तो दुनिया में ऐसी ग्लोबल वॉर जैसी सिचुएशन, ग्लोबल वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि दुनिया के ठीक ठाक इलाके में वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत एक ब्रिज का काम कर सकता है। फरवरी में भी सबमिट हुआ था पेरिस में, लेकिन उसमें कंसेंसस नहीं बन पाया, अमेरिका और ब्रिटेन ने रिजेक्ट कर दिया। भारत के पास भरोसे और संतुलन की स्थिति है, वह इन टकरावों को पाट सकता है। कैसे? वो रूस से भी बात कर सकता है, चीन से भी बात कर सकता है, और पश्चिमी देशों से भी बात कर सकता है। भारत की तैयारी और लोकतांत्रिक बढ़त। भारत ने माई जीओवी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे देशव्यापी परामर्श शुरू किया। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने थॉट्स सरकार के साथ साझा कर सकते हैं, जिनमें स्टार्टअप, रिसर्चर्स और जो आम पब्लिक है उसकी भागीदारी हुई। फोकस था कि एआई का उपयोग समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और कल्याणकारी उद्देश्यों में कैसे किया जाए। और ये प्रक्रिया भारत को एक लोकतांत्रिक बढ़त देती है, जो पिछले किसी भी मेजबान देश के पास नहीं थी। सरकार ने पहले ही लॉन्च कर रखा है, भाई हमें बताओ कि क्या करना चाहिए। कोई भी दे सकता है, कोई रिसर्चर्स दे सकता है, स्टार्टअप कंपनी सलाह दे सकती है, कोई आम पब्लिक भी दे सकती है। तो ये सरकार के पास बढ़त है एआई के फील्ड में, कि वो अपने देश की जनता के विचार क्या है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो पहले से ही सरकार को पता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा पहले से नहीं है। 5 सुझाव इन्होंने दिए हैं इस आर्टिकल में। जैसा
पब्लिक लक्ष्यों की घोषणा और रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि आधार, यूपीआई जैसे तकनीक सबके लिए सुलभ बनाया, वैसे ही हर देश या कंपनी को एक स्पष्ट उद्देश्य घोषित करे, जैसे 12 महीने में पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर्स की खपत घटाना, ग्रामीण लड़कियों के लिए एआई कोर्स, स्वास्थ्य जानकारी का स्थानीय भाषा में एआई अनुवाद। और हाँ, आज जो लोग कहते हैं ना कि हमारे लिए इंग्लिश एक बैरियर बन रहा है, नहीं, इंग्लिश एक बैरियर नहीं बन रहा है। आप उससे पूछिए एआई से कि ये इंग्लिश में है, मुझे इसका मतलब बताओ, वो फट से बता देगा। सभी वादे एक वेबसाइट पर डाले जाए और 1 साल बाद रिपोर्ट जारी करें। इनका ये जी जो पहले कहने का मतलब है पब्लिक लक्ष्य, जैसे ये कहना चाह रहे हैं, ये है कि वेबसाइट, इसके अंदर सारी कंपनियां रजिस्टर्ड है और सारी रिपोर्ट्स भेज रही हैं, और यहाँ सरकार बैठी है, सरकार इनको पब्लिक करे, कि पहला सुझाव इनका ये है। दूसरा, ग्लोबल साउथ की प्रमुख भागीदारी, पहले सम्मेलनों में आधी दुनिया को ही नजरअंदाज किया गया था, भारत को ग्लोबल साउथ की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। एआई फॉर बिलियंस फंड की शुरुआत हो, जिससे विकास बैंक और खाड़ी निवेशकों से समर्थन मिले। भारत 50 पिछड़ी भाषाओं के लिए बहुभाषी एआई मॉडल प्रतियोगिता आयोजित कर सकता है। तो पहला तो देश में कह रहे हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की पार्टिसिपेशन हो, जो फ्रांस में हुआ, वो आधी दुनिया तो उसमें शामिल ही नहीं थी। तीसरा, कॉमन सेफ्टी चेक, ब्लेचले एआई समिट 2023 के बाद भी कोई सिक्योरिटी मतलब साझा सुरक्षा चेकलिस्ट नहीं बनी। भारत एक ग्लोबल एआई सेफ्टी कोलैबोरेटिव बन सकता है, जो जांच, स्टेटस टेस्ट और रिपोर्टिंग साझा करे। तो तीसरा ये कि कॉमन सेफ्टी चेक होना चाहिए। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए संतुलित मॉडल, अमेरिका कंट्रोल से डरता है, यूरोप एआई एक्ट ला चुका है, चीन पूरी तरह कंट्रोल ही है पहले से ही, भारत इस मामले में ओपन है, कुछ भी करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है, उस पर भी भारत सोया हुआ है। फ्रंटियर एआई कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है, जिसमें 90 दिनों तक भीतरी बाहरी परीक्षण रिपोर्ट, तय सीमा के बाद कंप्यूट खुलासा, दुर्घटना हेल्पलाइन एक्सेट्रा शामिल हो। और मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि भारत अभी 2023 का जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है पूरी तरह लागू नहीं किया है। एक्ट इनैक्ट हो चुका है, एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो देरी ही है, 2 साल बीत गए। विभाजन से बचना, अमेरिका और तनाव, अमेरिका और चीन में तनाव एआई को विभाजित कर सकता है। भारत इस विभाजन को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन एजेंडा को व्यापक और वैश्विक भलाई पर केंद्रित जरूर रख सकता है। और एक संतुलित निष्कर्ष की बात की जाए ना तो भारत को वैश्विक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन मौजूदा संस्थानों को जोड़कर एक प्रभावशाली साझेदार जरूर बन सकता है। अच्छा, नहीं बनाना चाहिए इसका एक कारण ये भी है कि भारत अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। कहाँ अमेरिका $30 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है उसकी, भारत के पास 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। तो भारत लगभग 8 गुना कमजोर इकोनॉमी है, चीन से हम लगभग 5 गुना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भारत को अभी इसमें जरूरत नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट करे, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर भारत सम्मेलन को सच्ची साझेदारी ठोस रिजल्ट में बदले, तो सिर्फ ये एक आयोजन नहीं होगा, बल्कि भारत की वैश्विक छवि के पुनर्निर्माण का अवसर होगा, कि सब कुछ इकोनॉमी यानी कि नंबर्स जो डिजिट्स में दिखाई देते हैं, 4 ट्रिलियन हो गया, 30 ट्रिलियन हो गया, वो केवल एक नंबर्स होते हैं। वो तय नहीं कर सकते कि कौन सा देश पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा देश पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एआई को लेकर यही था कि ये 5 चीजें बोले, कि अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो। दूसरा, ग्लोबल साउथ, तो पहला देश के स्तर पे, दूसरा ग्लोबली साउथ के स्तर पे, और तीसरा कॉमन सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए। चौथा, एआई को कंट्रोल करने के लिए मॉडल होना चाहिए। और पांचवा, डिवीजन नहीं चाहिए। अगर डिवीजन करोगे ना, तो कल को एआई हमसे कंट्रोल से बाहर जा सकता है।
और मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, या फिर इस आर्टिकल में बहुत पुरानी बात कही जा रही है। आपको लग सकता है कि एआई तो नई चीज़ है, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति की किताब पढ़ना चाहें, मुझे याद नहीं आ रहा, आप सर्च कीजिएगा, शायद 1954 में कोई रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया था, एक किताब लिखी थी, एआई रूल्स या एआई कंट्रोल रूल्स। आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। उन्होंने यही कहा था कि 5 की होनी चाहिए एआई को कंट्रोल करने को, 1954 या 50 के दशक में एग्जैक्टली, अगर मुझे याद नहीं आ रहा तो आप सर्च करके देखना। अगला एडिटोरियल है, रिफॉर्म कैन नॉट वेट, एविएशन सेफ्टी इज एट स्टेक, खतरे पे है। भारतीय विमानन क्षेत्र में सुधार जरूरी है क्योंकि दांव पर है यात्रियों की सुरक्षा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना और जांच में अनिश्चितता। 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटना होती है। 12 जुलाई को रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट में ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि पायलट की जो कार्रवाई थी या पायलट की जो गलती बताई जा रही है, उन्होंने जानबूझकर की थी, अनजाने में हुई, नहीं पता। एविएशन सेक्टर में भरोसे की कमी है, ऐसा पायलट्स को लगता है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। हालांकि पायलट्स का जो ग्रुप है एविएशन सेक्टर में, उन्होंने इस रिजेक्ट को खारिज कर दिया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऐसी रिपोर्ट छापी है, ब्रिटिश मीडिया ने ऐसी रिपोर्ट छापी, तो इन्होंने खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के बारे में तो नहीं, लेकिन जो फॉरेन आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स, उनकी रिपोर्ट्स को सिविल एविएशन की जो पायलट्स के ग्रुप हैं उनके द्वारा खारिज किया गया। प्रॉब्लम ये होती है ना कि व्यक्तिगत कर्मचारियों को सजा दिया जाता है, एयरलाइंस और रेगुलेटर्स को जांच के दायरे में नहीं लाया जाता। पहली ये है। दूसरा, सुरक्षा संस्कृति की जरूरत। सिक्योरिटी को हर लेवल पे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसमें निष्पक्ष नौकरी शर्त, मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी शामिल होनी चाहिए। जो आज की व्यवस्था है ना, चाहे वो पायलट को लेकर हो, क्रू मेंबर को लेकर हो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद लेने पर वेतन और उड़ान अधिकार छीने जाते हैं। अगर आप ऐसे आर्टिकल खोजेंगे जहां आपको कई हजार किलोमीटर तक लगातार उनको प्लेन को उड़ाना पड़ता है, फ्लाई करना पड़ता है, तो आपको सैकड़ों आर्टिकल मिल जाएंगे। तीसरी है, जो विमान की स्ट्रक्चर होती है उसकी जटिलता, कॉम्प्लेक्स। जैसे ये जो एविएशन सेक्टर है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। अगर आप देखो तो जो डिजाइन है, ये बोइंग कंपनी करती है, मेंटेनेंस इसका कोई और करता है, एयर वर्दीनेस मतलब एयरलाइंस की जिम्मेदारी है, कुछ और ही होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। निगरानी कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो एक कोई इसको कंट्रोल नहीं करता। सिक्योरिटी में कई लेयर्स होते हैं, और इन सभी लेयर पर जो खामियां है ना, एक साथ जुड़ती हैं, तभी जाके दुर्घटना होती है। अदालतों की भूमिका और जनहित याचिकाएं। लेखक मतलब जिन्होंने ये एडवोकेट साहब है केरल के, उन्होंने लिखा है कि 15 से अधिक पीआईएल इन्होंने दायर किया है, क्योंकि संबंधित संस्थाएं स्वयं नियम तोड़ती है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे घाट कोपर 2018 की दुर्घटना रोकी जा सकती थी अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर ना होता। मे भी लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, अगर गलत हो माफी चाहते हैं, आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे देखकर। मुंबई एयर स्पेस दुनिया का सबसे खतरनाक एयर स्पेस माना गया है, क्योंकि इनर हॉरिजॉन्टल सरफेस जोन में 5,000 से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है। ऊंची बिल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि ये रनवे है, और रनवे के 4-5 किलोमीटर के इलाके में 5,000 से ऐसी ज्यादा टॉयलेट बिल्डिंग है, इतनी ऊंची है कि प्लेन दिक्कत होता है प्लेन को उतरने में। 2010 में 125 बाधाएं थी, 2025 में 1,000 से ज्यादा है। इसका रीजन यही है कि कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी गई। रेगुलेटर्स की खामियां हैं, रेगुलेटरी खामियां, नियमों की अनदेखी। एयरपोर्ट्स के पास ऊंची इमारतों की मंजूरी। 2008 में एक कमेटी बनाई जाती है, और जो पुराने नियम थे उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन
ऑर्गेनाइजेशन है उसकी केस स्टडी का गलत उपयोग करके 25 टॉयलेट बिल्डिंग को मंजूरी दी गई मुंबई एयर एरोस्पेस में। और 2015 के नियमों के बावजूद इनको उल्लंघन करने वाली समिति, ये जो उल्लंघन करने वाली समितियां थी यहाँ बनी, जो मेंबर इसमें थे वही मेंबर 2015 की भी कमेटी में थे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सरकार ने एनओसी की वैधता 12 साल तक सीमित की, लेकिन इसे बिल्डिंग के 100 में से 45 मंजिल 12 साल में गैर कानूनी बन जाएंगी। कोई सफाई नहीं है कि कैसे हटाया जाएगा। जैसे आप लिथियम आयन बैटरी तो बना रहे हो, लेकिन इतनी सारी डेब्रीज हैं कि कहीं भी आप फेंक नहीं सकते, तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे उनकी प्रॉब्लम। जैसे अब अगर हम सैटेलाइट डेब्रीज की बात करें, भेज तो देते हो अंतरिक्ष में, यहाँ से उनको वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें यही कही जा रही है कि 12 साल में इसमें से 45 मंजिल इलीगल हो जाएंगी। इसमें कोई सफाई नहीं है कि इनको कैसे हटाया जाएगा। जो नई ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट्स हैं, अच्छा नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एकदम नई नई जो बनाई जा रही है फ्लैट जमीन पर, वहां पहले कोई एयरपोर्ट्स नहीं थे, वहां पर हम कहते हैं कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स है। जो नवी मुंबई है, अच्छा मुंबई और नवी मुंबई में थोड़ा सा फर्क है। अब ये देखो, ये है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ठीक पश्चिम में एक नैरो पैसेज है, नैरो पैसेज के पश्चिम साइड मुंबई है और इसके पूर्व साइड नवी मुंबई है। और ये वो ब्रिज है, आप देख सकते हैं, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी टनल बनाया गया था, जो नवी मुंबई को सीधा मुंबई से कनेक्ट करती है। तो नवी मुंबई में ऐसे ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट्स हैं जो ऐसी बाधाओं से घिरे हुए हैं कि इनके आसपास बहुत सारी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, प्लेन उतर नहीं सकता। नवी मुंबई में जो रनवे है डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है। एक तो ये रनवे हो गया, रनवे का हिस्सा, कुछ हिस्सा आगे वाला एक्स्ट्रा बना दिया जाता है, क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं, प्लेन तो यहीं से लैंड करना है, इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस रहे, नॉइस पॉल्यूशन ना हो, मतलब इनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि प्लेन सीधा यहाँ उतर ही नहीं सकता। तो ये डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड की बात है, तो पूरा रनवे का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। 6 स्तरीय तंत्र की विफलताएं जो सिक्योरिटी खतरे में डालती है। पहला, जो अभी हमने पीछे देखा कि विमान की डिजाइन बोइंग करता है, एयर वर्दीनेस एयर इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये अपनी तकनीकी क्षमता इसकी कमजोर है, इसीलिए विदेशी एजेंसियों पर निर्भर है। दूसरा, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, ये कोई और ही करता है, एएमईएस करता है, इस पर काफ़ी भारी दबाव है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सर्विस, इसकी ड्यूटी की कोई टाइम सीमा ही नहीं है। कम योग्य टेक्नीशियन काम करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी से समझौता होगा। तीसरा है फ्लाइट क्रू, पायलट्स की ड्यूटी सीमाएं बार बार उल्लंघन होती है। जैसे अगर कोई मुंबई से सीधा, अगर मैप में दिखाऊं, और मुंबई से कोई सीधा सीधे न्यूयॉर्क जाता है, एकदम फार ईस्ट ऑफ द अर्थ, एकदम धरती के दूसरी साइड, बहुत लंबी जर्नी है। एक पायलट के लिए सीधा मुंबई से न्यूयॉर्क जाना, कोई भी प्लेन सीधा न्यूयॉर्क नहीं जा सकता, पहले किसी देश में लैंड करेगा, फिर वहां से न्यूयॉर्क पहुंचेगा, चाहे वो पश्चिम से हो चाहे पूरब से हो, बहुत लंबा रास्ता है, एकदम धरती के उस पार है। तो ऐसा होता है कि एक तो जाते हैं और ऊपर से इनको आराम उतना नहीं मिलता। तो डीजीसीए की जो एनओसी है, डीजीसीए की जो एनओसी है उसकी नीति से पायलट की नौकरी बदलना मुश्किल हो जाता है, तनाव बढ़ता है, और स्ट्रेस में काम करना ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। एयरलाइन का संचालन, मुनाफा इनकी प्रायोरिटी बन जाती है और पूंजीवाद इसी पर काम करता है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसके अफसरों की स्थिति कमजोर है, नियम लागू करने की शक्ति नहीं। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स की भारी कमी है। ये पार्लियामेंट्स ने रिपोर्ट में, मतलब पार्लियामेंट्स के समक्ष जो रिपोर्ट लाया गया उसमें ये बात साफ साफ मेंशन है। तो नौकरी की कमी नहीं है, कोई ड्यूटी सीमा नहीं, कोई टाइम नियम लागू नहीं हुआ, विसल ब्लोअर का दमन कर दिया जाए। जैसे सुरक्षा की चेतावनी देने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, सच को दबाया जाता है।
कोई किसी को बताया? अगर आप ऑफिस में काम करते होंगे और कुछ ऐसा देखा आपने कि नहीं होना चाहिए ये चीज़, गरीब आदमी है कर दूँ क्या दिक्कत है, लेकिन आपको धमका दिया जाता है ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नौकरी से निकाल दिया जाता है विसल ब्लोअर। जब एयरपोर्ट खुद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करते हैं तो बाकी कमजोरियां घातक सिद्ध हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं। हादसे अचानक नहीं होते, ये सिस्टम की सालों की अनदेखी और भ्रष्टाचार का रिजल्ट होते हैं, ऐसा इन्होंने लेख में कहा। न्यायपालिका की भूमिका, अदालतों ने अब तक सीमित दखल दिया है, तकनीकी विषय है, सरकार पर ही ज्यादा निर्भर है। और एक चीज नहीं, दो चीज, दो सवाल आपसे अगर मैं पूछूं, थोड़ा सोचिए। मानव जीवन की कीमत बहुत कम आकी गई है। कोई अगर सड़क दुर्घटना और रेलवे दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे महज लाखों में निपटा दिया जाता है, और सिविल एविएशन में किसी की मृत्यु होती है तो उसे करोड़ों दिए जाते हैं। ये इतना भेदभाव क्यों? क्या मनुष्य की कीमत सिविल एविएशन में, जब वो ट्रैवल कर रहा है, एविएशन एयरक्राफ्ट्स में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी कीमत ज्यादा है? सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी कीमत कम है। जैसे अभी गुजरात सरकार ने जो पुल गिरा उसके लिए 6 लाख रुपए दिए। जो एविएशन क्रैश हुआ बोइंग का, उसमें 1 करोड़ रुपए दिए गए। तो ऐसा क्यों? लेखक आखिर में यही कहते हैं कि सुधार अगर अब नहीं हुए तो बस अगली दुर्घटना इंतजार कर रही है। सुरक्षा की संस्कृति, जवाबदेही और लाभ से ऊपर जीवन की प्राथमिकता, यही भारतीय विमानन प्रणाली, इंडियन एविएशन सिस्टम को मजबूत बना सकता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी आप इंटरनेट कीजिएगा जाकर कि दुनिया में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं। और मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की बात नहीं कर रहा कि सीट बना दिया, कोई भी कंपनी बना सकती है। उसका जो मेन हर्ट होता है, जेट इंजन जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं। आप नंबर जानकर चौंक जाओगे कि पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है। आप थोड़ा इसको इंटरनेट कीजिएगा। अगला है एनुअल शेयर abstention in India's votes at the UN reach an all time high। भारत के जो वोटिंग पैटर्न है ना, वो बदलाव आया है यूएन में, ज्यादा अब स्टैंड कर रहा है। 1946 से 2025 तक जो आंकड़े आए वो पता चला कि भारत अब हाँ कहने की बजाय एब्सटेन कर रहा है, कह रहा है ना हम हाँ कह सकते हैं ना हम ना कह सकते हैं। और 1955 के बाद सबसे कम है। वहीं एब्सटेन की जो वोटिंग है 44% बढ़ गई है, यानी कि 100% मामले अगर आते हैं तो 44% मामले में भारत कहता है कि हम इसमें ना हाँ कहेंगे ना इसमें हम ना कहेंगे। ये और अब तक की सबसे ज्यादा बदलाव है। और ये बदलाव 2019 के बाद से स्पष्ट रूप से दिखने लगा। हिस्टोरिकल अगर ट्रेंड्स देखें तो 46 से लेकर 69 यानी कि 15 सालों में हाँ में 20%, और अनुपस्थित वोट्स 0 से 40% के बीच रहे। 70 से 90 के दशक तक स्थिरता आई। हाँ में वोट आया, मतलब 3/4, 3/4, माफ कीजिएगा 3/4। अनुपस्थिति ठीक ठाक रही। 1995 से 2019 तक हाँ 3/4 ही रही। लेकिन 2019 से 2025 लगभग आधा हो चुका है। हम कुछ नहीं बोल रहे, आप अपने हिसाब से फैसला कर लो। क्यों? पोलराइजेशन बढ़ रहा है दुनिया में। वैश्विक ताकतों में टकराव से सहमति वाले प्रस्ताव कम हुए हैं। पहले अमेरिका एक छत्र राज करता था 1990 से 2010 तक, लेकिन अब चीन एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक और मिलिट्री एस्पेक्ट दोनों से ही मजबूती से उभर रहा है। भारत जैसे देश बीच का रुख अपनाकर अपनी स्वतंत्र स्थिति बना रहे हैं कि अगर हम इसको हाँ कहेंगे तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। प्रस्तावों की जटिलता, अब तक कई विषयों के मिश्रण होते हैं प्रस्तावों में। एक ही प्रस्ताव में सहमत और असहमत दोनों हिस्से होते हैं। ऐसे में हाँ कहना ना कहना संभव होता है, इसीलिए एब्सटेन करना एक रणनीतिक विकल्प बनता है। जो पूर्व डिप्लोमेट्स उनका क्या कहना है? ये परमानेंट एम्बेसडर है यूएन के, टीएस त्रिमूर्ति साहब। इन्होंने कहा कि मल्टीपोलर सहमति बनाना कठिन हो गया, इसलिए एब्सटेन जरूरी उपकरण है।
सैयद अकबरुद्दीन, ये भी यूएन में परमानेंट एम्बेसडर रह चुके हैं। प्रस्ताव बस क्रिसमस ट्री जैसे हो गए हैं, एक में कई विवादास्पद बातें हैं। तो एब्स्टेन एंड चिल की पॉलिसी अपना रहा है भारत फॉरेन पॉलिसी में। भारत का अधिक अनुपस्थित रहना उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन की ओर इशारा करता है। लेकिन आप ये भी चीज देखिए कि कल को अगर आपके साथ होता है तो दुनिया के बाकी देश भी एब्सटेन कर सकते हैं। तो एक तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी सामने आती है, ऐसा नहीं है कि आप उसके विरोध में ना बोले तो नाराज नहीं होगा। और ये बदलाव दुनिया के बदलती राजनीति, यूएन की जो प्रस्तावों की जटिलता है उसका भी रिजल्ट है कि भैया इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों लेकर आ रहे हो। जैसे संघाई में बात हुई कि डिफेंस मिनिस्टर साहब गए, वहां पे पहलगाम का जिक्र ही नहीं है। क्यों? पाकिस्तान इस ग्रुप में है। तो राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया कि भाई हम साइन ही नहीं कर रहे डिक्लेरेशन। ये कैसे हो सकता है? जबकि ब्रिक्स में ये बात नहीं है। अभी जो ब्राजील में हुआ, तो ये दिखाता है कि भारत विदेश नीति के मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में एक्टिवली प्रोएक्टिवली रोल निभा रहा है। तो आज के एडिटोरियल्स बेसिकली विचार आधारित थे, और जो भी मैंने बोला ये मेरे खुद के विचार नहीं है, एडिटोरियल्स में लिखे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।